घायल हुई हैं, उनके सिर में चोट लगी है, वह अन्य हिस्सों पर भी पत्थर से उनके चोट लगी है। यह विवाद है जो कि कमला देवी की निजी जमीन से गुजरे रास्ते को लेकर बताया जा रहा है। प्रशासन ने इसमें से जो रास्ता था उसको बंद करवाया था, लेकिन उसके पश्चात ये रास्ता वापस खुलवाने के लिए लेकर इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जो आपस में पत्थरबाजी में बदल गया, जिसमें ये चोटिल हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने जो मामला दर्ज कर लिया है वो इसकी जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र जानकारी देने के लिए। अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक होगी। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की संभावना है। सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन पर फैसला संभव है। चुनाव में 2 संतान के नियम में छूट देने पर मंथन भी संभव है। बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, भजनलाल कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी और बैठक में कई बड़े फैसले होने की संभावना है। बता दें कि सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन का फैसला संभव है और चुनाव में 2 संतान के नियम में छूट देने पर भी मंथन इस मीटिंग में हो सकती है। भजनलाल शर्मा कैबिनेट की आज साल की आखिरी बैठक होने जा रही है। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। नए साल से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारीक जुड़ चुके हैं लाइव। सुशांत से जानते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकता है? देखिए, कई बड़े फैसले हैं जिन पर डिस्कशन होना है। एक तो युवा नीति को लेकर सरकार पिछले बहुत दिनों से ड्राफ्टिंग कर रही थी, तो हो सकता है आज की इस बैठक में उस पर चर्चा हो और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसका अनुमोदन भी किया जा सकता है। और ये बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो खासतौर पे युवा विधायक वो मांग भी कर रहे थे। रविंद्र भाटी ने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था। और इसके अलावा एक बड़ा मसला है कि राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार एक बड़ी प्लानिंग कर रही है। खासतौर पे पिछली सरकार में जो 2 से अधिक संतानों के जिनके है उनके चुनाव लगने पर रोक लगी हुई है। सरकार इस रोक को हटाना चाहती है और हो सकता है कि आज की इस बैठक में इस पर डिस्कशन हो और कैबिनेट की मोहर लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बड़ी संख्या होगी ऐसे नेताओं की जो इस बार निकाय और पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखा सकेंगे। इसके अलावा सौर ऊर्जा का मसला हो, जमीन आवंटन की बात हो या सेवा संशोधन जो नियम हैं उनमें बदलाव की बात हो, ऐसे कई दूसरे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी। इस साल की आखिरी बैठक है, तो मंत्री परिषद की जो बैठक होगी उसमें अगले साल का पूरा रोड मैप, बजट सत्र से पहले की तैयारियां और निकाय पंचायत चुनाव की जो स्ट्रेटेजी है उसको लेकर भी बात हो सकती है। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घुसपैठ को लेकर सीएम सख्त है। राजस्थान में घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि घुसपैठियों को हर हाल में बाहर कर दिया जाएगा। सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर करारा हमला। कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। घुसपैठियों को लेकर भजनलाल शर्मा ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि राजस्थान में कोई भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी घुसपैठिया होगा उसे हर हाल में प्रदेश से बाहर किया जाएगा। जब हिंदू विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए सीएए कानून लाया गया था तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया और अब घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो एसआईआर का भी विरोध किया जा रहा है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। मैंने देखा है पिछली कांग्रेस की सरकार में युवाओं के साथ कैसा कुठाराघात हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन लगातार 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, लगातार पेपर लीक होते थे, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया जाता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 साल के अंदर 296 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि घुसपैठियों को चुन चुन करके निकालेंगे, चुन चुन करके निकालेंगे। और आपने देखा है चाहे हमारा सीएए हो, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए आजादी के बाद जो हमारे हिंदू भाई थे, जो हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रह गए थे, हमारे सिख भाई थे जो अफगानिस्तान के अंदर रह गए थे, आप पाकिस्तान के अंदर रह गए थे,
कितनी बड़ी संख्या थी पाकिस्तान में, वो कहां चले गए, कहां गए, कौन खा गया उनको। जब सीएए का हम कानून लेकर के आए थे तो कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। भाई आप बताइए, आपको क्या नुकसान है? अगर पाकिस्तान से विस्थापित आया हुआ है उसको हम क्यों नहीं दें नागरिकता? हमने उनको नागरिकता देने का काम किया, उसमें भी विरोध किया। अब हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं तो एसआईआर पर भी विरोध कर रहे हैं। अफवाह से काम करते हैं, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों कि राष्ट्र निर्माण में आप सभी इन सारी चीजों को मंथन भी करें, विचार भी करें, लोगों के आगे जाकर के उनको बताएं कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। अब हमने भी किया है कि राजस्थान में अगर कोई भी घुसपैठिया होगा तो किसी भी कीमत पर राजस्थान में नहीं रहेगा, यह हमने भी कहा। खबर पर जानकारी देने के लिए सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, कांग्रेस को ये कहा है कि घुसपैठियों को बचाने की कोशिश वो लगातार कर रही हैं और यही कारण है कि वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इससे पहले सीएए का विरोध कर रही हैं, और क्या कुछ अपने बयान के जरिए सीएम ने कहा है? जी सुशांत, में दिखाई दे रहे हैं और सीएम ने कहा कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर विरोध है, लेकिन सरकार का मकसद है कि एसआईआर के जरिए उन तमाम घुसपैठियों सरकार बाहर निकाले। और अमित शाह ने भी 2 दिन पहले इसी तरह का बयान दिया था। उसी लाइन को लेकर मुख्यमंत्री की कवायद दिखाई दे रही है और पुरजोर तरीके में, आक्रामक अंदाज में मुख्यमंत्री एसआईआर के जरिए कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। साथ ही एक संदेश भी दिया है कि राजस्थान में कोई भी घुसपैठिया अगर रह रहा है उसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है सुशांत, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है, विधायक निधि में कमीशन का मामला है। विधायक रेवंत राम डांगा को नोटिस मिला है। बीजेपी की अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया है। समिति की तरफ से खीवसर विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विधायक निधि का पत्र जारी करने के बदले कमीशन से जुड़ा मामला है। 20 दिन के अंदर लिखित में जवाब देने को कहा गया है। विधायक निधि से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी नेतृत्व ने संबंधित विधायक डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब मांगा है। आरोप है कि विधायक निधि के कार्यों में अनियमितताएं बरती गई हैं और नियमों को नजरअंदाज कर भुगतान किए गए हैं। भाजपा प्रदेश संगठन का कहना है कि इस मामले में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसी को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नोटिस में विधायक से पूछा गया है कि उनके खिलाफ सामने आए तथ्यों और शिकायतों पर उनका पक्ष क्या है और क्यों न उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाए। विधायक निधि में कमीशन का ये मामला सामने आया है। बीजेपी अग्रिम मोर्चों को मिले नए प्रदेशाध्यक्ष। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मदन राठौड़ ने इसकी घोषणा की है। युवा मोर्चा अध्यक्ष बने शंकर लाल गौरा। निहाल चंद मेघवाल अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। महेंद्र कुमावत बने ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष। कैलाश चौधरी बने किसान मोर्चा के अध्यक्ष। शंकर गौरा और गोपी चंद मीणा ने राठौड़ से मुलाकात की, पार्टी में नए दायित्व देने का आभार जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यकारिणी के बाद अब मोर्चे का भी गठन कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को अध्यक्ष राठौड़ ने पार्टी के 7 में से 6 मोर्चों के अध्यक्षों की सूची जारी की। महिला मोर्चा को भी होल्ड पर रखा गया है। मोर्चा अध्यक्ष में 2 जाट, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अल्पसंख्यक और 1 ओबीसी वर्ग को मौका दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से जारी सूची में एबीवीपी और छात्र राजनीति से आगे आने वाले शंकर गौरा को भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। महेंद्र कुमावत को ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। कैलाश चौधरी किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी अग्रिम मोर्चों को लेकर शशि मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। शशि, युवा मोर्चा अध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष के नाम का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन महिला मोर्चा के अध्यक्ष को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस पर है? देखिए, पार्टी अपने कदम लगातार बढ़ा रही है। ये साल 2025 में बीजेपी के मदन राठौड़ की
न सिर्फ नई टीम आई प्रदेश अध्यक्ष की, बल्कि अग्रिम मोर्चों की भी घोषणा की। 6 अग्रिम मोर्चों की घोषणा की गई है। हालांकि महिला मोर्चे को लेकर के अभी ऐलान होना बाकी है। पार्टी अलग अलग नजरिए से देख रही है किस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, कौन मजबूत नेतृत्व दे सकता है महिलाओं के बीच। इन सब चीजों के बीच पार्टी ने 6 अग्रिम मोर्चों की घोषणा की है। हमीद मेवाती को रिपीट किया गया है अल्पसंख्यक मोर्चे में, बाकी सभी मोर्चों में नए अध्यक्ष बने। युवा मोर्चे में शंकर गौरा हैं, चौमू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, एबीवीपी से सक्रिय रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ चुनाव होते हैं वहां भी चुनाव लड़ा है। और गोपीचंद मीणा है, गोपीचंद मीणा जहाजपुर से विधायक हैं। मदन राठौड़ की टीम में मौजूदा विधायकों की बात की जाए अगर मोर्चों में, तो एकमात्र विधायक गोपीचंद मीणा है जो जहाजपुर से विधायक है और पिछली बार भी ये जीत करके आए थे और जनरल सीट है जहाजपुर की, वहां से जीत करके आते हैं। और इसी तरीके से आप देखिए निहाल चंद मेघवाल, पूर्व सांसद गंगानगर, उनको जिम्मेदारी दी गई है। निहाल चंद मेघवाल केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के राज्य मंत्री रहे हैं। वो अनुसूचित जाति मोर्चे की कमान संभालेंगे और प्रदेश में अनुसूचित जाति को संगठन से ज्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश करेंगे। पाली ब्यावर से आने वाले महेंद्र कुमावत हैं, उनको ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है और इस मोर्चे में पहले भी मजबूती से काम हुआ और ओबीसी वर्ग को बड़ी संख्या में जोड़ा गया और पार्टी का मानना है कि यह सत्ता में आने का आधार बना है ओबीसी का वर्ग और इसलिए पार्टी इस वर्ग को लगातार जोड़े हुए भी है, मजबूती से फोकस भी कर रही है इसी वर्ग पर। और पूरी टीम जो अलग अलग क्षेत्रों से आए नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मदन राठौड़ का आभार भी जताया। कैलाश चौधरी जो पूर्व सांसद हैं उनको और पूर्व मंत्री रहे हैं, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर सीट से सांसद रहे हैं, उनको किसान मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। पहले भी कैलाश चौधरी किसान मोर्चे में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, विधायक रहते। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब डूंगरपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी और बीएपी सांसद के बीच विवाद हुआ। भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रूत के बीच तीखी बहस हुई। दिशा की बैठक में दोनों के बीच माहौल गरमाया। आसपुर विधायक उमेश डामोर ने धमकी दी, लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया। ईडीपी सभागार में आयोजित इस बैठक में हंगामा हुआ। आसपुर से बीएपी विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनों से समझाइश करते हुए मामले को शांत किया। अब इस मामले में सांसद मन्नालाल रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मुद्दा क्या था? बैठक शुरू हुई, राजकुमार रावत उसमें अध्यक्ष, किसकी मेहरबानी से? नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर की मेहरबानी से। हम उसमें सह अध्यक्ष, हम बैठक में उपस्थित। और बैठक शुरू होते होते विषय केवल राजनीतिक और टीका टिप्पणी पर आ गया और ओछापन पर आ गया। वो घटना क्या थी? घटना थी माननीय भजनलाल जी की सरकार ने अभी जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर लगा रखे। गांव में शिविर लगते हैं, लोगों की समस्या चाहे वो मूल निवास की हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे पेंशन प्रकरण के उलझन की बात हो, चाहे कोई केवाईसी हो, इससे छोटी छोटी प्रॉब्लम गांव के ठेठ एकदम निकटतम पॉइंट पर पहुंचकर सरकार काम कर रही है। इसको कहेंगे सरकार गांव के संग है, लोगों के संग है। असर बहुत अच्छा गया। लेकिन राजकुमार रावत का कहना था कि ये टेंट का पैसा कहां से आ रहा है, ये हमारी जेब से खर्च हो रहा है, ये खाने का पैसा कहां से जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है और इस तरह की टीका टिप्पणी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। पूरे विवाद पर सांसद राजकुमार रूत का भी बयान सामने आया है, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्री प्लान तरीके से मुझे के उकसाने का काम किया जा रहा था, राजकुमार उससे कुछ हरकतें करे, इस तरह से प्लान किया। हमारे विधायक जी को भी उन्होंने उकसाने का काम किया, मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। मुझे जहां तक लगा, उदयपुर सांसद महोदय डूंगरपुर जिले की सरकार की योजना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने के पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार की बात आई, रोकने का काम किया। नरेगा मेड कारीगरों का पेमेंट नहीं है 8-8 महीनों से, उस बात पे आते वो रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगा ये कमियां छुपाने का काम, दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का काम, डूंगरपुर में बंडा ढाल करने के उद्देश्य से आज आए थे और उन्होंने दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। 2-3 बार उन्होंने का प्रयास रहा कि बैठक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए,
लेकिन मैंने और हमारे सदस्यों ने सबने संयमित रखा और हमने प्रयास किया कि बैठक को सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। मैं कहना चाहूंगा, ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजना को धरातल पे लागू करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कराएगी। अब उदयपुर से खबर है, जहां पर महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान पर उपजे विवाद के बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एक संदेश वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने किसी को बयान पर पीड़ा दर्द हुई तो उनसे माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि प्रताप को जिंदा करने से मतलब था कि प्रताप के नाम से विकास काम किए। उन्होंने कहा कि 33 साल की उम्र में जब मैं विधायक बना तब प्रताप के शौर्य जन जन तक पहुंचे, इसके लिए उस समय के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। इसके बाद मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना आई, प्रताप के कई स्थलों का विकास किया। सन 1947 से कांग्रेस सरकार रही, जिन्होंने तब तक कुछ नहीं किया। यही भाव उस भाषण में थे। फिर भी उस शब्द से किसी को पीड़ा हुई तो मैं माफी मांगता हूं। मेरे बयानों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आप मेरे भावों को सुन लें, मेरे शब्दों को सुन लें, मेरे मन में प्रताप के प्रति कितनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। पहली बार मैं नया 33 साल की उम्र में एमएलए बनकर गया था। मैंने उस विषय को ही इस रेफरेंस में कहा था कि कांग्रेस का 47 से लेकर के 77 तक सरकारें रही, लेकिन प्रताप के जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। अब जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ जनों के लिए सरकार ने देवस्थान विभाग की इस योजना के अनुरूप बुजुर्गों को निःशुल्क यात्राओं की सौगात देने के लिए देश के कई तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन के जरिए दर्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में 20 दिसंबर को जोधपुर से रामेश्वरम तक के लिए निकाली गई वरिष्ठ तीर्थ यात्रा का दल जब शनिवार को पुनः यात्रा पूरी कर जोधपुर पहुंचा तो सरकार की इन योजनाओं की बुजुर्ग तीर्थ यात्राओं ने तारीफ जरूर की, लेकिन उचित मॉनिटरिंग के अभाव में जिस प्रकार से राजस्थान के इन वरिष्ठ जनों को कहीं अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, उसके लिए इन्होंने खुलकर नाराजगी जताई। ट्रेन के अंदर आने जाने में की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वहाँ रामेश्वरम और मदुरई में वहाँ पर जो अव्यवस्था थी नाश्ते की, रहने की और खाने पीने की, जिसका कि IRCTC को पूरा इंतजाम करने के लिए हमारे ठेकेदार या संविदा कर्मी है, तो उनको जो ट्रेन प्रभारी जो है उनसे अब इस बारे में रिपोर्ट ली जा रही है और रिपोर्ट लेकर के और हमारे कमिश्नर साहब और सेक्रेटरी साहब को लिखा जाएगा कि वो IRCTC को निर्देशित करावे ताकि आगामी जो यात्राएं जावे उसमें कोई असुविधाएं यात्रियों को नहीं हो और सरकार की जो मूल भावना है उसके अनुरूप सीनियर सिटीजनों को बेहतर तरीके से सुविधाएं का लाभ मिले और दर्शन कर सके। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये रेल से उतरे ही हैं और बुजुर्गों को जो इनके परिवारजनों ने इनका जो है वो माला पहनाकर स्वागत किया है, क्योंकि यात्रा पूरी करके आए हैं रामेश्वरम की। और कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे। सर, जिस उद्देश्य से जो है वो राज्य सरकार का जो देवस्थान विभाग है उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधाएं की है निःशुल्क तौर पर, लेकिन कह सकते हैं ऐसी भी शिकायत आई है कि कह सकते हैं बुजुर्गों के साथ में जो है वो आगे कहीं दुर्व्यवहार का शिकार होना भी है, जो उनको मजबूर होना पड़ रहा है। सर, ऐसा है, राजस्थान सरकार द्वारा जो ये वरिष्ठ जनों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना शुरू की गई है, वास्तव में तो बहुत ही बढ़िया योजना है। करोड़ों रुपए सरकार इस पर खर्च कर रही है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों का मॉनिटरिंग शायद इस पे नहीं है। तो मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण इस रेल की जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं वास्तव में सुव्यवस्थित नहीं है। इस कारण वरिष्ठ जनों को बहुत परेशानी हुई है। हम लोग 20 तारीख को यहाँ से निकले थे रामेश्वर और मदुरई के लिए, तो हमारे ट्रेन में मदुरई पहुंचने तक ठीक था, खाना सामान्यतः ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन मदुरई पहुंचने के बाद से ही अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हो गया। और जैसे ही हम वहां, हमें जिस होटल में रुकवाया गया, रात को 10 बजे तो हम वहां पहुंचते हैं, रात को 10 बजे बाद 12:30 बजे 11 बजे तक हम होटल में सेट होते हैं। एक होटल के एक रूम में 6-6, 8-8 वरिष्ठ जनों को रखा गया और होटल में ऐसी व्यवस्था कंप्लेन करने के बाद भी उनको अतिरिक्त गद्दे बिस्तर नहीं दिए गए और
सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे लाइन में लगने के लिए कह दिया गया। कोई भी अटेंडर बुजुर्गों के साथ नहीं था जो दर्शन करवा सके। मैं राज्य सरकार से विशेष निवेदन करूंगा, इस प्रकार की योजनाओं में सरकार विशेष रूप से या तो अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को नियुक्त करे या फिर जो समाज सेवी संस्था है उनके जो कार्यकर्ता है उनको एक एक डिब्बे में ऐसी जिम्मेवारी सौंपे कि वो एक एक डिब्बे को सफलतापूर्वक यात्रा करवा कर लाए, ताकि जो एजेंसियां पैसे कमाने के चक्कर में सरकार का पैसा, वरिष्ठ जनों का पैसा, वरिष्ठ जनों का हक मार रही है, उस हक को रोका जाए। क्या प्रमुख अव्यवस्थाएं देखी गई थी? देखो, ये अव्यवस्था तो एक जो आप बोल रहे हैं, समाज सेवी कोई मॉनिटरिंग करने के साथ, बुजुर्गों के साथ समाज सेवी, चाहे पार्टी की तरफ से अच्छा लीडर साथ में होना चाहिए। जो माताएं पीछे रह जाती, जब हम मदरौई में गए उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, लॉकर की सुविधा नहीं, सामान कहाँ पे रखे, तो लोग कोई भी दर्शन नहीं कर पाए, सामान की वजह से सब सड़क पर ही खड़े रहे। प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या मदुरई तक तो ठीक थी, मदुरई के बाद नहीं, रामेश्वरम तक ठीक थी, लेकिन रामेश्वर के बाद हम जितने भी वरिष्ठ जन है सबको लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी खूबी मतलब इनकी गलती ये थी कि जहाँ 200 आदमी खाना खा सकते हैं वहाँ पर 1000 आदमियों का खाना डाल दिया। अगर वो भगदड़ हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता था? तो कह सकते हैं निश्चित रूप से जो है वो ये बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है ये यात्रा करके जो है वो पूरी करके पहुंचे हैं। और विशेष तौर पर इन्होंने जो है वो शिकायत भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी इस संबंध में भेजी है। और कह सकते हैं इनका एक ही कहना है कि जिस प्रकार से जो राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वो तीर्थ यात्रा की निःशुल्क सुविधाएं जो है वो शुरू जरूर की है, लेकिन जिस प्रकार से जो मॉनिटरिंग बेहतर नहीं है, इनको जो पर्याप्त सुविधाएं वहां नहीं मिल पा रही है, उस कारण जो इन बुजुर्गों को भी जो है इस यात्रा में कई समस्याओं का जो है वो सामना करने पर भी जो है वो मजबूर होना पड़ता है। अब देखने वाली बात है कि राजस्थान सरकार इन बुजुर्गों की समस्या पर कितना गंभीर हो पाती है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।